दो कोशीय स्थिति में। हाँ, दो कोशीय स्थिति में कोशिकी लिख दो। हाँ देखिए, हम लोग ने जो कल की क्लास में जो है परागकणों के विषय में बात किए थे। पुष्पों में जो है किस प्रकार से परागण की क्रिया जो है संपन्न होती है, पॉलिनेशन किस प्रकार से होता है, इस घटना को हम लोग जो है कल की क्लास में जो है भली भांति पूर्वक देखे और उसे समझे। यानी कि हम लोग ने देखा कि जो पुष्प होते हैं उन पुष्प में जो है जो परागण की यानी कि जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, जनरली जो है जब किसी पुष्प के पुंकेसर से जो है पुंकेसर में स्थित पराग कोश से जब पराग कण निकल करके जो है किसी इंसेक्ट के माध्यम से या फिर किसी जो है मतलब हवा के माध्यम से या जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान यानी दूसरा स्थान क्या हमारा है वर्तिकाग्र यानी कि पुष्प का स्त्री केसर अंग, ठीक है, तक जाते हैं तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं परागण कहते हैं। ठीक है, तो अब जो परागण का जो प्रोसेस होता है इसमें जो है हम लोग ने देखा कि जो है वायु के द्वारा किस किस प्रकार से परागण होता है और जल के द्वारा किस प्रकार से परागण होता है। ठीक है, तो उसमें हमने ये पाया कि जब इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स जब प्लांट पौधों का जब विकास हुआ था तो उस टाइम जो सबसे पहले जो इवोल्यूशन हुआ था यानी कि जो हमारा थैलोफाइटा था, थैलोफाइटा के बाद जब विकसित हुआ तो ब्रायोफाइटा आया और ब्रायोफाइटा विकसित हुआ तो ट्रेडोफाइटा आया। यानी कि जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रेडोफाइटा के पुष्प में जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है वह किस प्रकार का प्रोसेस होता है भाई, जलीय परागण होता है। लेकिन मैंने ये भी बताया था कल की क्लास में आप लोग को कि जो जलीय परागण होते हैं कि जो जल में जो पौधे होते हैं यानी जो प्लांट्स जो है वाटर में उगते हैं उनमें ये कोई जरूरी नहीं है कि जो उनमें जो परागण का जो प्रक्रिया है वह केवल व केवल जल के द्वारा ही हो। ठीक है, उसमें परागण जो है हवा के द्वारा भी हो सकता है ना, और किसी इंसेक्ट के माध्यम से भी हो सकता है। जैसे आप लोग देखेंगे जैसे कि जलकुम्भी देखे हैं, जलकुम्भी है ना, वही फूलता है ना, पुष्प उसमें निकलते हैं तो उसमें जो है जो परागण का क्रिया होता है वो वायु के द्वारा भी संपन्न होता है और जल के द्वारा भी संपन्न होता है और कीटों के माध्यम से भी संपन्न होता है। अब हम अगर जल के द्वारा परागण के अगर प्रोसेस हम बताएं तो जैसे कि मान लीजिए कल मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ वाटर का फ्लो हो रहा है, जैसे कि यहाँ जल का प्रवाह हो रहा है और इस जल के प्रवाह में अगर हम जो है यहाँ पर किसी पराग कण को क्या करते हैं छोड़ देते हैं इस जल में, है ना, हमने जल में पराग कण को छोड़ दिया और यहाँ मान लीजिए पुष्प का कोई स्त्री केसर भाग है ना, पुष्प का स्त्री केसर भाग यानी कि इसका जायांग है और इस जायांग के अंतर्गत हमारा जो वर्तिकाग्र है ये पराग कण हमारा कहाँ जाएगा, पुष्प के वर्तिकाग्र तक अगर पहुंच पाता है तो परागण की क्रिया संपन्न होगी, अगर नहीं पहुंच पाता है तो परागण क्रिया संपन्न नहीं होगी। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि कुछ समुद्री घास होती हैं उनमें भी जो परागण क्रिया जो है जल के द्वारा ही संपन्न होती है। तो इस प्रकार से इन घटनाओं को परागण के सारे घटनाओं को आप लोग ने जो है कल की क्लास में आपने देखा और समझा। आज हम लोग जनरली बात करेंगे पराग स्त्री केसर संकर्षण यानी कि पारस्परिक क्रिया जो होती है, यानी कि पुष्पों में जो पारस्परिक क्रिया होती है उस पारस्परिक क्रिया के विषय में हम लोग आज जो है समझेंगे और जानेंगे। तो जनरली अगर बात करें अगर पुष्प के स्त्री केसर यानी कि जो जायांग के विषय में अगर हम बात करें तो आपने जायांग का जो डायग्राम जो फिगर पिछले क्लासेस में से देखते आ रहे हैं कि ये हमारा जो भाग ये देख रहे हैं ये पुष्प का केवल व केवल स्त्री केसर भाग है। ठीक है, क्या है भाई, केवल व केवल जायांग है। ठीक है, जायांग यानी कि जिसके अंतर्गत हमारा क्या आता है वर्तिकाग्र आता है, वर्तिका आता है और अंडाशय आता है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जो वर्तिकाग्र होता है वर्तिकाग्र जो होता है यह पराग कणों के लिए किस प्रकार कार्य करता है, अवतरण मंच का कार्य करता है, यानी कि यहीं पर पराग कण जाकर क्या होते हैं गिरते हैं। और ये जो हमारा जो ये हमारा वर्तिकाग्र है यानी कि पोलन ग्रेन है यहाँ पर। ठीक है, अब ये हमारा अब देख रहे हैं जो लाइन जो ट्यूब जो सीधी रेखा जा रही है ये क्या है, वर्तिका है ये हमारी, है ना, ये वाला भाग दिख रहा है, ये वाला भाग क्या है हमारा वर्तिका है ना। वर्तिका क्या करती है भाई,
जो पराग कण होते हैं उनको अंदर, जो हमारा जो मेल गैमेट होते हैं उनको क्या करता है, अंदर जाने का मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, तो अब ये वाला जो उभरा हुआ भाग है, ये उभरा वाला भाग देख रहे हैं, ये क्या है, हमारा अंडाशय है। ठीक है, यानी कि पुष्प जो है क्या है, ये ओविल है, यानी कि ओवरी है, सॉरी ये ओवरी है। ठीक है, अब इसके अंदर मान लीजिए अगर यहाँ मान लीजिए पराग कण अगर गिरते हैं, है ना, पराग कण यहाँ अगर आते हैं तो यहाँ से जो है इनमें जो है पराग कण जब गिरेंगे तो इनमें जो जब विकसित होंगे तो इसमें क्या होगा, जनन छिद्र जो होता है, इसी जनन छिद्र से हमारा क्या होता है, पराग नलिका विकसित होती है। जनरली अगर हम पराग कण की बात करें तो अगर आपने देखा था पराग कण के संरचना को, तो ये हमारा जो है ये जो है पराग कण का जो है संरचना है, यानी कि जो बाहरी आवरण होता है पराग कण का वो वाह्यचोल कहलाता है, और जो इसके दूसरा जो लेयर होता है क्या होता है भाई, अंतःचोल होता है। अब हमारा जो वाह्यचोल होता है परागकण का, यह वाह्यचोल स्पोरोपोलिन का बना होता है। अगर यहाँ स्पोरोपोलिन प्रेजेंट ना हो, जैसे कि मान लीजिए कुछ जगह पर हमने स्पोरोपोलिन को क्या किया है, अनुपस्थित कर दिया, एब्सेंट कर दिया, ठीक है, तो अब यही से हमारा क्या होगा, यही हमारा क्या होगा, जनन छिद्र होगा। यानी कि जो पराग नलिका जो डेवलप होगी, ये पराग नलिका कहाँ से डेवलप होगी, इन्हीं जनन छिद्रों से। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है पराग नलिका डेवलप होगी, और ये पराग नलिका जो है वर्तिकाक्ष से होते हुए कहाँ पहुंचेगी, यानी कि पुष्प के जो है जो उसके अंडाशय जो उसका जो बीजांड है वहाँ बीजांड में पहुंचेगी। अब जो है बीजांड पहुंचने के बाद जो है आपने जो है बीजांड का संरचना अगर कल देखा था, तो इसको अगर देख पा रहे हैं, अगर बीजांड की संरचना को अगर आप देख पा रहे हैं, तो यही हमारा क्या होता है, यह इसका बाह्य आवरण होता है, जो कि एंटीपोडल्स होता है ये। अब इसके अंदर जो है क्या होता है, अंड उपकरण होता है ना। अंड उपकरण में क्या होता है भाई, जो हमारा अंड उपकरण का जो बीजांड द्वारी सिरा होता है, बीजांड द्वारी सिरे पे कितने सेल होते हैं, 3 कोशिकाएं होती हैं, जिसमें जो है ये 2 सहायक कोशिका होती है और एक अंड कोशिका होती है। इसके विपरीत दूसरे सिरे पर निभागी सिरे पर जो चलेजा होता है, चलेजा वाले सिरे पे कितने कोशिका होती है, 3 कोशिका होती है यहाँ पर, जिसमें 3 केंद्रक हो गए, और बीच में हमारा क्या होता है, ध्रुवी कोशिका होता है जिसमें 2 केंद्रक हो गए। अब क्या करता है, अभी जो अगर हम इसको अगर समझे तो यहाँ से हमारा पराग नलिका जो है विकसित होगा, जब इंटर करेगा बीजांड के अंदर। तो अब ये जो सहायक कोशिका जो होती है ना, ये सहायक कोशिका इस पराग नलिका को अंडाशय तक पहुंचने का क्या करती है, रास्ता प्रदान करती है। यानी कि जैसे ही जो पराग नलिका डेवलप होगी, पराग नलिका डेवलप होने के पश्चात जब इंटर करेगी बीजांड के अंदर, तो सबसे पहले किस में जाएगी, वो सहायक कोशिका में जाती है, और सहायक कोशिका जब जाती है तो वो सहायक कोशिका क्या होती है, उसको मार्ग प्रदान करती है, और क्या होती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, फिर कहाँ पहुँचता है वो पराग नलिका, जो है अंडाशय, सॉरी जो हमारा ये जो होता है अंड कोशिका में, ठीक है, एक सेल में पहुँचता है। क्या इतना घटना सबको समझ में आ रहा है। अब जो है अंड कोशिका में पहुँचता है और इसको जाकर फर्टिलाइज करता है। ठीक है, अब जो है जैसा कि इसमें आपको जो देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं पराग नलिका की वृद्धि के दौरान 2 नर युग्मक की क्या होती है, रचना होती है। यानी कि इसमें जो होता है, जो पराग नलिका होती है, इसमें पराग कण, जो पराग कण होते हैं वो कैसा होता है, जो है मेल गैमेट होते हैं ये, यानी कि ये नर युग्मक होते हैं। अब इसमें से जो हमारा 2 नर युग्मक जो है कहाँ प्रवेश करते हैं, इस बीजांड के अंदर। तो जो पहला नर युग्मक होता है, जो पहला मेल गैमेट होता है, ये पहला मेल गैमेट एक सेल को फर्टिलाइज करता है, और जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो पहुंचता है कहाँ,
ध्रुवी कोशिका में, ठीक है। और यह दूसरा मेल गैमेट जा करके ध्रुवी कोशिका को फर्टिलाइज करता है और इस ध्रुवी कोशिका से किसका निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और जो एक सेल को फर्टिलाइज करता है इससे हमारा क्या किसका निर्माण होता है, जायगोट बनता है। जायगोट के पश्चात हमारा क्या डेवलप होता है, एम्ब्रियो, ठीक है। और यही एम्ब्रियो भ्रूण बनता है, मतलब यही भ्रूण होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला है जो डेवलप हुआ, यानी कि जो भ्रूणपोष का निर्माण हुआ, यह भ्रूणपोष पहले बनेगा इसलिए ताकि ये जो हमारा एम्ब्रियो बन रहा है, यानी कि हमारा जो बीज बन रहा है, इससे क्या मिल सके, पोषण मिल सके, ठीक है। तो इसके विषय हमने कल भी बात किया था और आज भी बात किया, क्योंकि आज कुछ नए लोग देख रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैं इसको अगेन रिपीट करा दिया इसमें, ठीक है। तो अब जो है इसको आगे का जो प्रोसेस है, यहाँ आप देखेंगे कि यह जो हमारा पराग स्त्री केसर संकर्षण होता है, स्त्री केसर में स्त्री केसर में योग्य पराग कणों को पहचानने क्या होती है, क्षमता होती है। जैसा कि आप लोग जो मतलब जो स्त्री होती है उनमें एक अलग टाइप का इंस्टीट्यूशंस होता है, मतलब उनमें मतलब कहा जाता है कि वो किसी को देखकर ये परख सकती हैं कि इसके मतलब क्या है, मतलब गलत क्या है कि क्या सही है ना। ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन पाए जाते हैं, है ना। तो वैसे ही ये जो हमारा पुष्प का जो स्त्री केसर भाग होता है, इसके अंदर ही कुछ ऐसे सेंस होते हैं कि यह योग्य पराग कणों को इसमें क्या होती है, पहचानने क्या होती है, क्षमता होती है। यह पहचान लेता अपने आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सा पराग कण जो है हमारे लिए क्या है, योग्य है, और कौन सा मतलब सही है, कौन सा नहीं है, ठीक है। यानी कि जो हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओवम बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम में मैंने बताया था आपको जोना पेलिस्यूडा जो होता है, ठीक है, जोना पेलिस्यूडा की तरह ही यहाँ ये वर्क होता है, ठीक है। इस प्रकार से जोना पेलिस्यूडा जो है आइडेंटिफाई कर लेता है कि यह जो स्पर्म है किस स्पेसिस का है, यानी कि हमारे ही स्पेसिस का है या डिफरेंट स्पेसिस का है। तो अगर सेम स्पेसिस का अगर वो होता है, मतलब जो स्पर्म होता है, तो वह उसको क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। अगर डिफरेंट का होता है तो उससे क्या करता है भाई, इग्नोर कर देता है, ठीक है, मतलब उसके अस्वीकार करता है। घबरा मत बताओ, है ना। चलो आगे देखो। अब क्या होता है कि अब जो है यह इस स्त्री केसर के योग, मतलब इसमें क्या होता है कि अगर किसी अन्य स्पेसिस के जो है मेल गैमेट्स आते हैं, तो ये क्या करता है कि स्त्री केसर संकर्षण क्या करता है, उससे अगर सेम स्पेसिस के मिलते हैं तो एक्सेप्ट करता है, नहीं तो फिर रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि स्त्री केसर व पराग कणों के बीच रासायनिक घटकों के संकर्षण द्वारा क्या होता है, संवाद होता है। यानी कि अब जब पराग कण जो है ना कि जो हमारा मेल गैमेट होता है, यह जब अंदर इंटर करता है इस बीजांड के अंदर, तो इसके अंदर एक ऐसे केमिकल सिक्रेट होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल का स्राव होता है जो जो है इन पराग कणों को इसके बीजांड के अंदर प्रवेश करने में क्या करता है, मदद करता है, यानी कि सहायक होता है, ठीक है। तो वही यहाँ कह रहा है कि स्त्री केसर व पराग कणों के बीच रासायनिक घटकों के संकर्षण द्वारा क्या होता है, संवाद होता है। आगे कह रहा है कि जो हमारा जनन छिद्र होता है, जनन छिद्र के माध्यम से पराग नलिका क्या होती है, उत्पन्न होती है। यानी कि हमने यहाँ जो पराग कण का स्ट्रक्चर था उसके विषय में आपको पहले ही बता दिया कि जो पराग कण का जो वाह आवरण होता है, वाह चोल होता है, और जिस स्थान पर ये स्पोरोपोलिन का बना होता है और जिस स्थान पर यह स्पोरोपोलिन अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, वहीं से हमारा क्या होता है, जनन छिद्र, यानी कि यही हमारा जनन छिद्र होता है और यहीं से पराग नलिका क्या होती है, विकसित होती है। तो वही कह रहा है कि जनन छिद्र के माध्यम से पराग नलिका क्या होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है। अब पराग नलिका उत्पन्न हो गई, अब उसके बाद का जो प्रोसेस है ये कह रहा है कि पराग नलिका की वर्तिकाग्र व वर्तिका के ऊतकों के माध्यम से क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी कि जो हमारा पराग नलिका होती है, जो पोलन ट्यूब होता है, ये पोलन ट्यूब अपना जो ग्रोथ है किस प्रकार से करता है भाई, वर्तिका और वर्तिकाग्र जो टिश्यू होते हैं, जो ऊतक होते हैं, उनके माध्यम से। जैसा कि ऊतक की विषय में अगर हम बात करें, तो जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। यानी कि हमारे इस शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है ना। तो
अब जब हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि हम जब इस हमारा अस्तित्व इस दुनिया में आया तो सबसे पहले हम किस कोशिका के रूप में आए? जाइगोट के फॉर्म में आए, है ना? तो इस प्रकार से जो है इसीलिए जो है कहा जाता है कि जो कोशिका होती है एक मानव जीव का क्या होता है, ये जीवों का सबसे छोटी इकाई होती है। अब जब कई ग्रुप ऑफ सेल मिलते हैं, कई कोशिकाएं मिलती हैं, तो कई कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है? ऊतक बनता है, ठीक है। अब जब कई ऊतक मिलते हैं तो इनसे क्या बनता है? अंग बनता है। अब इन अंग से क्या बनते हैं? अंग तंत्र बनते हैं, और इस अंग तंत्र से एक शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ वही कह रहा है, हमने आपको ऊतक के विषय में बात बता दिया कि जो पराग नलिका होती है वो पराग नलिका ऊतकों वर्तिका के जो है वर्तिकाग्र और वर्तिका के ऊतकों के माध्यम से क्या करती है? अपनी वृद्धि करती है। अब कह रहा है कि वृद्धि के पश्चात ये जो पराग नलिका है अंडाशय तक क्या होता है? इसका गमन हुआ। अब ये देख रहे हैं जो पराग नलिका जब जो है वर्तिका और वर्तिका के ऊतकों के माध्यम से जब अपने आप को मेच्योर करती है, मतलब वृद्धि करती है, तो अब इनका जो गमन होता है कहाँ तक होता है? अंडाशय तक होता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि पराग कणों को दो कोशिकी स्थिति में झड़ना, यानी कि जो परागकण होते हैं वो किन चरणों में जो है झड़ते हैं? दो कोशिकीय चरणों में, यानी कि दो कोशिकीय चरणों के विषय में हमने आपको पहले ही बताया था कि जैसे कि ये हमारे जो है परागकण हो गए, यहाँ पर हमारा क्या होता है? कायिक कोशिका होता है, और इसके अंदर क्या होता है? हमारा जनन कोशिका होती है। यानी कि जो परागकण होते हैं, और पीछे यहाँ हम रामचरितमानस सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। हाँ क्या समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं कि ज्यादा फास्ट बोल रहे हैं। अच्छा, समझने की कोशिश करोगे तब तो आएगा समझ में यार। जब तुम अपने माइंड को मतलब यही इंफॉर्मेशन करोगे हमें समझ में नहीं आ रहा, तो तुम्हारे अंदर वैसे ही हार्मोन सेक्रेट होंगे, वैसे ही हार्मोन रिलीज होंगे जो इसको क्या करेंगे? वो तुम्हें इस कार्य के लिए मैं तुम्हें ऐसा प्रेरित करेंगे, मतलब तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, उस चीज के लिए क्या करेंगे तुम्हें, मतलब उस कार्य के प्रति तुम्हें ध्यान जो है उस कार्य के प्रति नहीं सही ढंग से रहेगा, सही रूप से रहेगा। इसलिए कोशिश करो जो चीजें बताई जा रही है उसे समझने की कोशिश करो। फिर नहीं समझ में आया तो तुमसे जो भी डाउट होगा पूछना फिर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है हमारा जो परागकण होते हैं, सॉरी यहाँ पर जो परागकणों की जो है दो कोशीय स्थिति में झड़ते हैं, यानी कि आप परागकण के विषय में हम जो बात कर रहे थे, यानी कि जो हमारा परागकण होते हैं दो कोशीय चरणों में झड़ते हैं, यानी कि दो कोशीय चरण कौन होते हैं? कायिक कोशिका होता है, और एक क्या होता है? जनन कोशिका होता है, ठीक है। यानी कि यही दो चरण हुए, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। अब जनन कोशिका में क्या होता है? विभाजन होता है। यानी कि ये जो प्रोसेस देख रहे हैं, यह पूरा पराग स्त्री केसर संकर्षण की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है? यह पूरी प्रक्रिया है पराग स्त्री केसर संकर्षण की, ठीक है। यानी कि पुष्प में जो पारस्परिक क्रियाएं होती है, वह पारस्परिक क्रियाएं किस प्रकार से संपन्न होती है? उन पारस्परिक क्रियाओं के संपन्न होने की पूरी क्या है? प्रक्रिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो जनन कोशिका बनी यहाँ पर, इसी जनन कोशिका में क्या होता है? विभाजन होता है, और विभाजन के पश्चात जो है जनन कोशिका में विभाजन के पश्चात पराग नलिका क्या होती है? वृद्धि के दौरान दो नर युग्मक की क्या होती है? रचना होती है। सबसे पहले पराग नलिका दो कोशिकीय चरणों में झड़ती है। कौन दो कोशिकीय चरणों में हो? कायिक कोशिका और जनन कोशिका। जनन कोशिका में क्या होता है? विभाजन होता है। विभाजन के पश्चात क्या होता है कि जो पराग नलिका की वृद्धि के दौरान दो नर युग्मक बनते हैं, यानी कि जब जनन कोशिका में डिवीजन होगा तो जनन कोशिका में डिवीजन के पश्चात क्या होगा? दो नर युग्मक यानी कि दो मेल गैमेट क्या होगा? निर्माण होगा, है ना। इसके अंदर देख रहे हैं दो मेल गैमेट, है ना। ये मेल गैमेट कैसे बन रहे हैं?
जब हमारे जनन कोशिका में क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। ठीक है, हमने बताया कि एक मेल गैमेट का क्या कार्य होता है, दूसरे मेल गैमेट का क्या कार्य है, बात आई समझ में, है ना। अब उसके बाद जो है पराग नलिका का अंडाशय में क्या होता है, प्रवेश होता है। जब दो मेल गैमेट क्या हुए, जनरेट हुए, दो मेल गैमेट उत्पन्न हुए, तो जो पराग नलिका क्या होगी, अब अंडाशय में प्रवेश करेगी। अब अंडाशय में प्रवेश के बाद क्या होगा, बीजांड द्वार के माध्यम से क्या करेगी, अब बीजांड में प्रवेश करेगी। जैसा कि बीजांड कहाँ होता है, अंडाशय के अंदर होता है ना। जो अंडाशय होता है उसी अंडाशय के अंदर क्या होता है, हमारा बीजांड होता है। अब बीजांड के विषय में अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि अगर हमारा ये बीजांड है तो यहाँ पे कुछ सिरा क्या होता है, यहाँ खुला रहता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड द्वारी सिरा कहते हैं। अंकित, बीजांड द्वारी सिरा है। अब यहाँ पर ये जो स्थान, जो स्पेस है, यहाँ क्या है, बीजांड द्वार है ये, है ना। बीजांड द्वार मतलब यही से हमारा क्या होगा, पराग नलिका अंदर एंटर करेगी। तो वही कह रहा है कि बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में क्या प्रवेश होगा, किसका, पराग नलिका का। ठीक है, पराग नलिका कहाँ प्रवेश करेगी, बीजांड के अंदर। अब जब बीजांड के अंदर पराग नलिका प्रवेश कर गई तो इसके पश्चात क्या क्या होता है, तत्पश्चात तंतुमय समुच्चय के माध्यम से एक सहायक कोशिका में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। अब हमने आप लोग ने कल जो है भ्रूण कोश के आंतरिक संरचना के जो भीतरी भाग होता है, उनकी कोशिकाओं में किस प्रकार से वितरण होता है, उसके विषय में शुरू क्लास में देखे थे, है ना। तो उसमें ये डायग्राम मैं बनाया था, तो वहां पर आपको मैं दिखाया था कि जो हमारा ये जो बीजांड द्वारी सिरा होता है, यहाँ सहायक कोशिका होती है, और इसी सहायक कोशिका में क्या होता है, तंतुमय समुच्चय होता है। और ये तंतुमय समुच्चय क्या करता है कि एक केमिकल को सिक्रेट करता है, मतलब रिलीज करता है ना। एक केमिकल मतलब एक रासायनिक द्रव का क्या होता है, स्राव होता है। ठीक है, एक रासायनिक द्रव का स्राव होता है, और यही रासायनिक पदार्थ क्या होता है, जो पराग कण होता है उनको मूवमेंट प्रदान करता है, कहाँ, आगे बीजांड की ओर बढ़ने की ओर। यानी कि इस एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो तंतुमय समुच्चय होता है, इसके अंदर बीजांड के अंदर, यानी कि बीजांड के अंदर सहायक कोशिका में जो तंतुमय समुच्चय होता है, ये तंतुमय समुच्चय जनरली जो है पराग नलिका को जो है दिशा निर्देश कार्य करता है। ठीक है, उसे क्या कर सकता है, उसे दिशा दिखाता है, कहाँ, मतलब बीजांड एक सेल की ओर आगे, मतलब आगे की ओर बढ़ने के लिए। ठीक है, बात समझ में आई इतना। तो यही कह रहा है कि तत्पश्चात जो तंतुमय समुच्चय के माध्यम से एक सहायक कोशिका में क्या होती है, प्रवेश होता है। अब जब यहाँ से हमारा जो है पराग नलिका आएगा तो सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, सहायक कोशिका में। अब पहुंचने के बाद एक सहायक कोशिका क्या होती है, नष्ट हो जाती है। अब उसके बाद तंतुमय समुच्चय दिशा निर्देश का कार्य करता है, बताया कि आपको। अब क्या है, पराग अवस्थित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की जो घटनाएं होती हैं, वही घटनाएं क्या कहलाती हैं, पराग स्त्री केसर संकर्षण कहलाती हैं। तो इस पूरी घटना है पराग के अवस्थित होने से, यानी कि व्यवस्थित होने के लेकर पराग कण के। ठीक है, तो वही इसलिए कह रहा है कि पराग अवस्थित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की घटना क्या कहलाती है, पराग स्त्री केसर। तो इस प्रकार से पराग स्त्री केसर की पूरी घटना क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया थी पराग स्त्री केसर की घटना के पूर्ण होने की। ठीक है, समझ में आया, जिसको भी डाउट हो पूछ सकता है ना, और नोट करो।